हेलो एवरीवन, जय हिंद एफकेट एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू सीडीएस अकेडमिया। और भैया जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस लास्ट टाइम पे आपको कुछ जीएस की वीडियोस देने वाला हूं, जिससे भैया कुछ नहीं तो आपको नियर अबाउट 50 नंबर का आपके एग्जाम में एडवांटेज मिलने वाला है। और इसीलिए कल भैया मैंने डिस्कस करी थी आपकी एंटायर ज्योग्राफी। 2 घंटे में मैंने आपकी पूरी ज्योग्राफी समझाई थी, पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कराई थी। चाहे आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे वीडियो, चाहे भैया आप रिवीजन के लिए, सबके लिए एसेंशियल। आज मैं आपको देने वाला हूँ भैया पॉलिटी। आज हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे और इसके बाद भैया मैं आपको दूंगा हिस्ट्री, साइंस एंड स्पोर्ट्स। तो भैया इस टाइम में प्लीज ये वीडियोस देख करके जाना, आपको 50 नंबर का एडवांटेज मिलने वाला है। इसी के साथ साथ यार सबको पता होगा कि भैया जो लोग दिल्ली वाले हैं उनसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि हिला डाला ना, आपका भैया आज सुबह 440 के समथिंग एक अर्थक्वेक आया है आपके दिल्ली में, 540 के समथिंग। और भैया वो अर्थक्वेक जो है उसका एपी सेंटर था आपका धौलाकुआ। तो इट रियरली हैपन्स कि आपका जो एपी सेंटर भैया वो दिल्ली में ही हो। जब दिल्ली में अर्थक्वेक आता है, दिल्ली कम्स इन द जोन 4। मैंने आपको परसों 2 दिन पहले भैया अर्थक्वेक पढ़ाया भी था, प्रैक्टिकल भी करवा दिया। और भैया ये काफी ज्यादा शिवरिंग था क्योंकि ये शैलो फोकस अर्थक्वेक था, जो 5 किलोमीटर इसका फोकस था। ये आपकी एक झील है धौलाकुआ के अंदर, उसके नीचे। तो भैया सब हिले होंगे, मैं भी सो रहा था तो मेरे को लगा कि एकदम से ऐसे क्या ऐसे शिवरिंग सी हो रही। मैंने लाइट जला के देखी, पंखा एकदम मस्त हिल रहा है। तो इट वाज लाइक कि हाँ भैया आज तो अपन गए, ठीक है आज नहीं करा पाएंगे रिवीजन। चलो, बट बाय गॉड्स ग्रेस फिर से बचे तो फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं आपके भैया मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भैया 1934 के अंदर, 1934 के अंदर सबसे पहले हमें आइडिया किसने दिया कि हमारी एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। एम एन रॉय नाम के आपके एक व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि वी शुड हैव अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। उसी के बाद क्या होता है भैया 1946 में आपका एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और उस कैबिनेट मिशन प्लान के चलते आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है। तो कैबिनेट मिशन के चलते हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है। उसी के आगे फिर हमें भैया बताया जाता है इसमें कि देर आर टोटल 389 सीट्स। और इस 389 सीट्स में से भैया 292 जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो स्टेट्स के थे। और भैया 93 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके जो थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी कि भैया जो एज अ सब्सिडरी काम कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। भैया ठीक है आप अपना रूल करते रहो, बट यू आर अंडर द सब्सिडरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसी के साथ भैया आपकी जो 4 सीट बचती थी वो थी चीफ गवर्नर प्रोविंस की। चीफ गवर्नर प्रोविंस की हमारी 4 सीट दे दी जाती है। 93 प्रिंसली स्टेट्स की, 292 में स्टेट्स की सीट दे दी जाती है। इसी के बाद जब आप आगे चलते हो तो भैया आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हो जाती है। और फर्स्ट मीटिंग आपकी होती है कब? 9 दिसंबर। यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। 9 दिसंबर 1946 के अंदर भैया आपकी फर्स्ट जो है क्या होती है, मीटिंग होती है। और इसी फर्स्ट मीटिंग में आपके जो है सबसे पहले हमारे भैया जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। भैया सबसे पहले हमारे प्रोविजनल प्रेसिडेंट कि भैया कुछ भी फंक्शनिंग करने के लिए एक प्रेसिडेंट चाहिए, तो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी बना दिए जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कोई भैया सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, जैसे ही 2 दिन बाद हमारी मीटिंग हो जाती है, तो मीटिंग में अनोनिमसली भैया आपके 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भैया आपका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो आपके 1950 तक रहेंगे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं होता ऑन द 26 जैन 1950। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के बनेंगे। इसी के साथ एचसी मुखर्जी जो थे उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। एचसी मुखर्जी। अब इसके आगे आप चले तो जैसे ही भैया ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए, तो हमारी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखें। आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो थे भैया हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग भैया हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके क्या हो जाते हैं, वो हमारे बना दिए जाते हैं प्रेसिडेंट। तो आइए जरा फटाफट फटाफट से मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, जिनसे फटाफट से हम रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 1934 में एम एन रॉय ने सजेस्ट किया। उसके बाद क्या होता है, डिमांड जो होती है हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की वो मान ली जाती है। कब मान ली जाती है? आपके भैया
कंस्टिट्यूएंट असेंबली की अगस्त ऑफ 1940 में, और मैंने बताया कैबिनेट मिशन प्लान के चलते 1946 में आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है। अब होता क्या है कि जैसी आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनती है भैया, टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 आपकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 93 प्रिंसली स्टेट्स को, और भैया 4 जो है वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस रहते हैं। हमने कहा ठीक है, जो फर्स्ट मीटिंग होती है कब हुई, 9 दिसंबर 1946, रिमेंबर, और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट उसमें कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपने कहा ठीक है सर, कोई गल नहीं। और जो लास्ट सेशन होता है हमारा 24 जनवरी 1950 को होता है, इसमें अपना फ्लैग जो है वो अडॉप्ट करेंगे, और फिर 26 जनवरी 1950 को से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन फोर्स यानी कि लागू हो जाता है। वो आपने बोला ठीक है सर। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस सी मुखर्जी फाइनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं जस्ट 2 दिन बाद आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग, और ड्राफ्टिंग कमेटी बन जाती है आपकी अगस्त 1947 में, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उसका बना दिया जाता है चेयरमैन। अब जरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इतने सारे नाम हैं आपको याद करने हैं, तो ये मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। आप सबको पता होगा अबाउट द गॉड कृष्णा, और अपने कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम थे। तो इसमें जो आप मेंबर्स देखोगे, टोटल 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर के नाम में कृष्ण का ही कुछ ना कुछ नाम आ रहा होगा। आप देखो, पहला नाम है गोपाल स्वामी अयंगर, तो गोपाल आ गया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा आ गया। आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है सर। एन माधव, माधव भी तो हम कृष्ण को बोलते थे। और टी कृष्णमाचारी। तो अगर आपको कुछ ऐसा नाम दिखे जिसमें कृष्णा का किसी न किसी रूप से नाम लिया जा रहा है, वो सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। उसके अलावा 2 नाम आपको याद रखने, के एम मुंशी एंड सैयद मोहम्मद सादुल्ला। के एन मुंशी एंड सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो 4 कृष्णा थे, एक मुंशी साहब थे हमारे, और एक थे कौन से, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली भैया हमारा कंस्टिट्यूशन लिखने लगती है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कंस्टिट्यूशन लिख करके कंप्लीट हो जाता है। और वही कंस्टिट्यूशन हम कब अडॉप्ट करते हैं, 26 नवंबर। कंस्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और फिर जनवरी 1950 को जनगण मन हमारा नेशनल एंथम हम अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है। तो 26 नवंबर 1949, देखो डेट्स का क्या गेम रहेगा आपके एग्जाम में। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। अडॉप्ट होने में और लागू होने में दोनों में फर्क है। तो 26 नवंबर नवंबर 1949 को हुआ था, जब ये लागू नहीं हुआ था। इसके कुछ ही प्रोविजंस थे। देयर वर ओनली सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन एंड ऑल, सर्टेन प्रोविजंस ही लागू हुए थे, बट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। कि फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है मेरी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कौन है, पहले हमारे एंटायर प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, हमने कहा ठीक है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ जाता है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ही क्यों आता है, क्योंकि ऑन द सेम डे 1930 हमने पूर्ण स्वराज डे बनाया था, जिसमें हमने भैया आजाद भारत के नारे लगाए थे, चाहे आपके नेहरू जी हो या बहुत सारे लीडर्स ने। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे मान लेते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ओरिजिनली, उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। बट उसके बाद ये अमेंड होता गया, और फिर हमने अलग अलग चीजें देखी। अच्छा जी, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें कुछ कमिटीज बनाई गई थी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर फिर से हमें ये नाम याद करने हैं, तो भैया नाम याद आपको नहीं करने हैं। क्यों, क्योंकि आपको एक ट्रिक यहां भी समझनी है कि 2 कमिटीज हमारे नेहरू जी के पास थी, 2 कमिटी हमारे पटेल जी के पास थी, और 2 कमिटी हमारे राजेंद्र प्रसाद के पास थी। तो यानी टोटल 6 कमिटी ये थी। और ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड आपको पता ही है कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ और कितने मेंबर थे, 5, और जिनमें से 4 कृष्णा थे, ठीक है, जिनमें से आपके 3 कृष्णा थे, सॉरी, और बाकी आपके मुंशी साहब थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे आपके उसके मेंबर ड्राफ्टिंग के। तो 2 नेहरू जी की, 2 आपकी राजेंद्र प्रसाद की, और 2 वल्लभ भाई पटेल की थी। अब हमारे नेहरू जी के पास कौन कौन सी थी, यूनियन पावर और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और आपके जो पटेल साहब के पास कौन थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी आपके प्रसाद जी के पास थी। तो एलिमिनेट आप कर लेना कि भैया नेहरू जी का नाम दिखे आपको, प्रसाद जी का दिखे, और आपका सरदार पटेल भाई का नाम आपको दिखे, तो भैया इन ग्रेट लीडर्स में से इनको कमिटीज दी गई थी। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही भैया हमारा क्या होता है, हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली की हमारी मांग मानी जाती है। मांग मानने के बाद हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये था कि भाई कुछ तो ऐसी बीच की गवर्नमेंट रहनी चाहिए, बीच का एक हिस्सा होना चाहिए। ये है हमारी ब्रिटिशर्स। अब ये ब्रिटिशर्स हैं, और ये भैया हमारी मान लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बनती, जो हमारी 1951 के इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी बनी है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने देखा कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है इंडिया के अंदर जिसे हम इन्हें फटाफट से इनका देश सौंप के जा सकते हैं। तो इसके लिए कांग्रेस के मेंबर्स में से ही इन्होंने क्या करा, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी। इन्होंने बोला कि भाई जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाता, जब तक तुम्हारे पहले इलेक्शंस नहीं होते, तो यू विल बिहेव लाइक अ गवर्नमेंट, और आप पूरे देश को अस्त व्यस्त होने से बचाओगे, आप देश की रनिंग चलाओगे। उसको हमने बोल दिया इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट हमारी फिर फाइनली कब खत्म हो जाएगी, जैसे ही हमारे पहले इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट बनती है, वो इंटरिम गवर्नमेंट हमारी खत्म हो जाती है।
तो बस इतनी चीज याद रखेंगे इंपॉर्टेंट कि भैया 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को हमारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया। जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हमारे भैया आपके नेहरू जी को आपके नेहरू जी को और आपके एस सी मुखर्जी जी को क्या बना दिया गया, फाइनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन हेड कर रहा था, अंबेडकर साहब कर रहे थे। बाकी कौन थे उनके साथ, भैया 3 कृष्णा थे मेरे, कृष्णा गोपाल और भैया कृष्णमाचारी, एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला और के एम मुंशी थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 दिन 18 महीने लगाए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा गया मतलब, तो वो करा गया आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 को। ये डेट्स आप प्लीज याद रख लेना, इससे आपका काम बन जाना है। इसके बाद चलते हैं जी आगे। इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके कुछ वेरियस वंडरफुल फीचर्स थे, ये बस याद रखना। तो सबसे पहली क्या थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भैया वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। हमने कहा ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लोगों को सोवरेन माना गया कि अल्टीमेट सोवरेन पावर इज द पीपल, कि भैया वो वोट देंगे और वही सारी चीजें गवर्नमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। हमने कहा इंडियन स्टेट कैसी बनाई गई, सेकुलर। तो इसमें तो मैं कोई डाउट नहीं है, सेकुलर मतलब कि भैया किसी भी रिलीजन का इंसान हमारे देश में फ्रीली रह सकता है, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, ठीक है, और अपने सारे रिलीजियस बिलीफ्स को मान सकता है, उसको बोलते हैं एज अ सेकुलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ फेडरल फीचर्स थे, कुछ थे यूनिटरी। फेडरल फीचर्स कौन से होते हैं, फेडरल फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जहां पे आपकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है। क्या दी जाती है, कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है। जैसे हमने स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट बांट दी। और यूनिटरी फीचर्स कौन से होते हैं, ऐसे फीचर जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ओवरलैप करने का मौका और स्ट्रॉन्ग पावर्स दे दी जाती है रेदर देन गिविंग इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑटोनोमस पावर है वो यूनिटरी फीचर। फेडरल फीचर वेयर देयर इज क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। रिमेंबर माय स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिंगल सिटीजनशिप देता है, हमारे पास सबके पास सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि भैया आपसे कोई पूछे कि भैया आप कौन हो, आप बोलोगे इंडियन हो, मैं पूछूं मैं भी इंडियन हूं, क्या आप मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगा भैया, इंस्टाग्राम पे लोग बोल देते हैं डेलाइट, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट थिंग कि आप बाहर जाके बोलोगे यूएस में कि भाई सिटीजन कहाँ के हो, तो आप बोलोगे डेलाइट हूं मैं, तो ठीक है, लिपस्टिक गर्ल डेलाइट, तो भैया ये सब चीज नहीं चलेगी। तो यू हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी एक सिंगल जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, फिर हमारे हाई कोर्ट आते हैं, फिर देयर इज अ क्लियर सीरीज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो हमारा सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है भैया और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का एक स्पेशल प्रोविजन है। किसका, इमरजेंसी का एक स्पेशल प्रोविजन है हमारे पास। इसके साथ साथ आप देखोगे कि भैया इमरजेंसी की थोड़ी सी भनक हमने जर्मन उससे ली थी, बाकी दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में इमरजेंसी नाम की कोई चीज भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, आर्टिकल 326, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 326 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये क्या करता है, ये डील करता है कि हमारे इलेक्शन किस तरीके से होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के। और ये इलेक्शन हमेशा किस बेसिस पे होंगे, दे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है कि एवरी पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, हु इज नॉट डिबार्ड ऑफ गिविंग वोट बाय एनी लॉ, कि भाई या तो आपने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया कि आप वोटर लिस्ट से बाहर हो गए, उसके अलावा अगर आप 18 साल के हो तो भैया आप वोट दे सकते हो फ्रीली, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन विच आर्टिकल इट इज एम्बेडेड, आप बोलोगे आर्टिकल 326 इलेक्शन करवाता है बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट का भी प्रोसीजर है, ये हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, मैंने सारी एक टेबल में डाल दिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी है, तो इट इज नॉट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ भैया आप एक सिंपल सी बात देखो, अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ोगे। अब वही सोर्सेज कंबाइन करके आप अपने नोट्स बना रहे हो और एग्जाम निकाल रहे हो, तो कोई आपसे कह दे कि अरे आपने तो यहाँ से कॉपी करके क्वेश्चन कर दिया, यहाँ से कॉपी करके कर दिया, आपने तो इस बुक से पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ा दिया। तो ये सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं होता तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेस्ड ऑन आवर ओन नॉलेज, हमने देखा कि वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसी थी वो किस किस तरीके से फंक्शन कर रही है, किस किस के कौन कौन से फीचर्स अच्छे हैं हमारी करंट सोसाइटी को लेकर के, हमारे बेटर फ्यूचर, बेटर इकोनॉमी, बेटर पॉलिटी, बेटर सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें एसेंशियल रहेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें डालनी चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डाली। एंड वी शुड हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिकॉज दे हैव मेड वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दे हैव मेड द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। तो सोर्सेज क्या है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने यूके से कुछ लिया। आप यूके के अंदर जब आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूके में क्या है, देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके में आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके फंडामेंटल राइट्स भी उनके क्या है, रिटन नहीं है। तो फिर हमने वहां से क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया।
अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है कैबिनेट सिस्टम, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों होनी चाहिए, ये भी हमने यहीं से लिया। अपने कैग का ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप, ये सारी चीजें आप याद रखोगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें। उसके बाद कैग का ऑफिस, ये सब हमने यूके से लिया। यूएसए से क्या लिया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल हमने कहां से लिया? यूएसए से। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, रिटन फंडामेंटल राइट्स। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोल दिया तो समझ जाओ कि फंडामेंटल राइट्स वहां रिटन होंगे, तो हमने भी फंडामेंटल राइट्स वहां से ले लिए। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू हमने वहां से लिया, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यूएसए से। रशिया से हम क्या लेते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो बाद में हमने एज एन अमेंडमेंट ऐड करी थी। और भैया आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो आप अपने प्रीएम्बल में बात करते हो, ठीक है, वो आपने रशिया से लिया। इसी तरीके से हमने फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस में भैया फ्रांस रिवॉल्यूशन चला था तो उनका नारा था एक, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, तो ये हमने प्रीएम्बल में फ्रांस से लिया है। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और कॉन्करेंट लिस्ट। ज्वाइंट सिटिंग मतलब कि भाई अगर डेडलॉक हो गया लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक बिल को लेकर के, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उन्हें ज्वाइंटली बिठाया जाएगा और वोटिंग करवाई जाएगी, उसमें पता लगेगा कि भैया वो बिल हमें पास करना है कि नहीं करना। तो ज्वाइंट सिटिंग और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है? कि भाई ऐसी कुछ चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिन पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के लॉ बनाएगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। जर्मनी से हमने क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही रेयरली इमरजेंसी नाम की चीज मिलती है, वो हमें जर्मनी में मिलती है, तो ये वहां से देखी हमने। कनाडा से क्या लिया? आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि भैया जो हमारा फेडरेशन का आइडिया है, फेडरेशन मतलब क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो हमने फेडरेशन तो लिया बट हमने कुछ यूनिटरी फीचर्स भी डाले। वो यूनिटरी फीचर्स आप बोलोगे सर हमारे लिए जरूरी क्यों थे? वो इसलिए जरूरी थे जिससे कि सेंटर का चेक रहे सारी की सारी स्टेट्स पे। तो मतलब हमारा फेडरेशन तो है बट आर फेडरेशन इज लीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर, गिविंग सम मोर पावर टू द सेंटर, वो हमने कनाडा से लिया। आयरलैंड से क्या लिया भैया? डीपीएसपी हमने लिया। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, बाकी आपके एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगा। देयर आर सर्टेन इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं पार्ट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको शुरू के 4 पार्ट सबसे इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, यानी कि पार्ट वन किससे डील करता है? डील्स विद द इंडियन टेरिटरी, कि भाई इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया की स्टेट टेरिटरी, नई स्टेट्स अगर हमें बनानी है, कोई नई स्टेट हमने एक्वायर कर ली मतलब, तो उससे रिलेटेड की चीजें वो हमारी पहले पार्ट में आती हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमारा क्या आता है कि सिटीजनशिप। दूसरा पार्ट किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से। तीसरा है भैया मेरा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। हमने कहा ठीक है, अच्छा फंडामेंटल राइट मेरे कितने हैं? पहले भैया 7 हुआ करते थे बट 44 से राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 हमने डिलीट कर दिया अमेंडमेंट एक्ट से, तो अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते हैं। चौथा पार्ट कौन सा है? डीपीएसपी से रिलेटेड है। चौथा ए, जो बाद में हमने इसको ऐड करा बाय द 42nd अमेंडमेंट, और ये रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो पार्ट नंबर 4A वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। पार्ट में 5 में जाता हूं तो भैया डील्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 6 डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी आपके भैया, चाहे आपका सीएम हो, चाहे आपका भैया गवर्नर हो, इन सब चीजों से रिलेटेड आपकी सारी चीजें किस में आएंगी? पार्ट 6 में आएंगी। और पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट। आपको कनेक्ट कैसे करनी है चीजें? आपको थोड़ा याद रखना है बस कि सर सबसे पहला पार्ट है कि वो हमारी इंडिया की टेरिटरी को डिफाइन करता है। दूसरा पार्ट है कि भैया इंडिया की टेरिटरी तो हमने बना दी, हमने एक नेशन बना दिया, एक बाउंड्री बना दी, तो उसमें रहने कौन कौन लोग रह सकते हैं? सिटीजन से। तीसरी चीज, वो जो लोग रहेंगे उन्हें हमें कितने राइट्स देने हैं? वो भाई फंडामेंटल राइट्स आ गए, ठीक है। चौथा है हमारा डीपीएसपी, कि हमारी जो राइट्स तो दे दिए बट हमारी स्टेट जो है उसको वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए, वो डीपीएसपी में आ गया, चौथा पार्ट। पांचवा आ गया फोर्थ ए पार्ट। फोर्थ में ये बोला गया कि भैया अगर तुम्हें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स बनना है तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स योर नेशन। तो उसमें हमने क्या डाल दिया? उसमें डाल दिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्थ में। फिर पार्ट 5 आया कि भैया हमारी स्टेट बन गई, इंडिया बन गया, इंडिया की बाउंड्री बन गई, इंडिया के सिटीजन बन गए, उन पे कौन से क्रॉस चेक हैं, गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, सब बता दिया। तो अब गवर्नमेंट बनाओ, तो पहले यूनियन लेवल डाला हमने पार्ट 5 में, पार्ट 6 में डाला स्टेट हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भैया पार्ट 8 जो आता है, पार्ट 8 जो आता है हमारा वो करता है यूनियन टेरिटरीज से रिलेट। अब स्टेट बन गई तो यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, उसके बाद जब आप आगे आओगे, इसके बाद जब आप आओगे आओगे तो पार्ट 9 और भैया पार्ट 9A, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और पार्ट 9B, ठीक है। तो 9 में क्या होता है आपका
कि भैया बाद में चल करके आपके 73rd अमेंडमेंट एक्ट और यहाँ 74 अमेंडमेंट एक्ट से आपकी कुछ चीजें बनाई गई, दैट इज यहाँ पे पंचायती राज बनाया गया, पंचायती राज सिस्टम, और भैया यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज। तो ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके नहीं थे, बट ये हमने ऐड करा, न्यू शेड्यूल ऐड करा हमने, ठीक है। 11 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल, ये हमारा 11 शेड्यूल होता है पंचायती राज और ये 12 होता है म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया 9 और हमारे ये हो गए। उसके बाद फिर जब हम इनके आगे आते हैं तो भैया हमारा पार्ट 10 है, वो हमारे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से करता है। हमने कहा ठीक है। इसके बाद जो बहुत सारा एक फेवरेट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि योर पार्ट नंबर रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट नंबर रिलेटेड टू योर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भैया 17 पार्ट ऑफ माय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, आपको याद रखना है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट 20 और पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन से करता है। हमने कहा ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है, सिंपल। कुछ ही पार्ट्स है, शुरू के 4 पार्ट मैंने आपको बताए जो किस किस चीज से डील कर रहे हैं। 5वां 6वां मैंने आपको बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आप सीधे एक स्किप करके 8वें पे आओगे, यूनियन गवर्नमेंट। 9, 9A, 9B वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद सीधा मैंने आपको कौन सा बताया, ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट आपका 17, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन और पार्ट 20 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना याद रखना, सारे पार्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द शेड्यूल्स। शेड्यूल आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ओरिजिनली भैया हमारे 8 शेड्यूल थे, बट हमने बाद में 4 शेड्यूल्स ऐड कर लिए। अब देखो शेड्यूल के बारे में सब समझना आपको कि भैया सबसे पहला शेड्यूल है, कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो बहुत बेसिक से स्टार्ट होगी। बेसिक से स्टार्ट होगी सर, इसका क्या मतलब है? मैंने बोला फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली डील्स विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, कि हमारे पास भैया कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और हमारी जो भी स्टेट्स हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, कितना एरिया उनके अंडर आता है। तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में आते हैं, सेकंड शेड्यूल डील्स विद द सैलरीज, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सैलरीज। आपने कहा ठीक है। तीसरा करता है भैया, जब सैलरीज वगैरह हम इतनी सारी दे रहे हैं तो कुछ ओथ और अफर्मेशंस लेते हैं हम अपने सारे मिनिस्टर्स से। सारे भैया आपके पीएम हो गए, सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए, जजेस हो गए, इन सबसे हम क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं। तो थर्ड शेड्यूल डील्स विद द ओथ। तो पहला किससे कि भैया नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेकंड वन सैलरीज एंड अलाउंसेस गिवन टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, ऑडिटर जनरल, चीफ आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सैलरी याद रखो, सैलरी पहला नेम्स, दूसरा सैलरी, तीसरा भैया ओथ, चौथा 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 मतलब चार। चार मतलब एक कुर्सी के कितने पैर होते हैं? चार, 1 2 3 4, 4 पैर होते हैं कुर्सी के। तो कुर्सी का मतलब सीट्स, ठीक है, सीट। तो कितनी सीट्स हैं आपकी, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, किस स्टेट को कितनी सीट्स आप दोगे, चौथा शेड्यूल। हमने कहा ठीक है। पांचवा शेड्यूल और छठवां शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको पता भी होंगे। तो पांचवा शेड्यूल क्या है? इट बेसिकली डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन योर कंट्री। और सिक्स शेड्यूल में भैया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन 4 स्टेट्स ओनली, एएमटीएम। अब भैया एएमटीएम का मतलब क्या है कि सर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बस याद रखना इसमें मणिपुर नहीं है, एम से मणिपुर एक बचती है, वो उसमें कंफ्यूज हो गए। तो आप बस याद रखना मणिपुर नहीं है, एम से 2 स्टेट आपकी फिर बची, मिजोरम और मेघालय, ठीक है, मिजोरम और मेघालय। ए से असम ही है, टी से त्रिपुरा ही आपका। तो एएमटीएम 6 शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जहां पे सर्टेन स्पेसिफिक अलग चीजें लगती हैं। 7 शेड्यूल हमारा किस बात से बात करता है? 7 शेड्यूल डील्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि भैया मेरी जो है गवर्नमेंट में 3 लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती है। सबसे पहली होती है मेरी यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है भैया मेरी स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है मेरी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट specifically deals with all those subjects in which parliament is the only authority to make laws. State list deals with all those subjects in which the state has the exclusive authority to make laws. Concurrent list in which both parliament and state legislature has the right to make laws. तो इन जब मेरा ये वाला शेड्यूल जो है भैया 7 शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट 7 शेड्यूल, आप याद रखना 1 2 3, तो 3 लिस्ट मेरी। 8 शेड्यूल आता है भैया आपका लैंग्वेज से बात करता है, ये बहुत पॉपुलर है, सबको पता है। 9 शेड्यूल आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। 10 शेड्यूल है मेरा एंटी डिफेक्शन, इंपॉर्टेंट है, सबको याद भी रहता है। 11th और 12th शेड्यूल मेरे किससे बात करते हैं? एक पंचायती राज सिस्टम, और भैया 12th शेड्यूल आपका किससे होगा? आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट, दैट इज म्यूनिसिपैलिटी। अब आपसे पूछे कि 4 आपके कौन से ऐड हुए हैं, तो भैया आपका एक तो हुआ है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो भैया ये 4 लास्ट में ऐड हुए हैं, तो 8 के बाद ये आपके 4 बाहर है, तो याद रखेंगे, ठीक है। हो गया फटाफट से। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द नेम्स, सेकंड शेड्यूल डील्स विद द सैलरीज, थर्ड वन डील्स विद द ओथ, चौथा मतलब कुर्सी, 4 मतलब सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, पांचवा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, छठवा आपका आता है छठवा एएमटीएम, ठीक है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा
और भैया चौथा आपका मणिपुर छोड़ के आपको एम से बस मणिपुर नहीं लेना। ये आपके 6 हो गए, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। 7वां आता है भैया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, 1 2 3 7 बना दिया आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 8 शेड्यूल आता है आपका भैया लैंग्वेज से रिलेटेड, 8 ओरिजिनली थे, 9 कौन कौन से हुए, एक तो एलोकेशन ऑफ लॉस टू द स्टेट्स भैया, फिर 10th आता है एंटी डिफेक्शन, फिर पंचायती राज, फिर म्यूनिसिपैलिटीज। दीज आर योर 11 शेड्यूल्स। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं प्रियम्बल की। व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रियम्बल, व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। प्रियम्बल के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो। जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल को भैया, प्रियम्बल पे बहुत सारे केसेस भी हुए बाद में कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केसेस एफकैट के पर्पस से आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। ठीक है, प्रियम्बल हमारा क्या कहता है कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। 4 हमारे ये वर्ड्स हैं। अब भैया इसमें क्या हुआ, जो मेरा ये प्रियम्बल बना, जो मेरा ये प्रियम्बल बना, इसमें 3 शब्द ओरिजिनली नहीं थे, जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है आपका। 3 शब्द अपने क्या है, ओरिजिनली नहीं थे। अब आप कहोगे सर कौन कौन से शब्द नहीं थे, तो जो 3 शब्द नहीं थे वो बाद में हमने भैया 42nd अमेंडमेंट से ऐड कर दिया। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। These are the 3 words which were not originally the part of my preamble, but they were later added by the 42nd Amendment Act. और आप याद रखेंगे बहुत सारे केसेस होने के बाद यस प्रियम्बल इज कंसीडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर इस पे भैया कोई भी हमारे केसेस वगैरह ये सारी चीजें गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो, बट भैया ये हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट माना जाता है। बस 2 चीज याद रखोगे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, दे वर ओरिजिनली नॉट द पार्ट। अब भैया प्रियम्बल मेरा क्या है, सिंपल सी बात है, प्रियम्बल हमारा क्या है, जैसे आपका प्रीफेक होता है बुक का, वैसे ही आपका एक भैया प्रीफेक है हमारे प्रियम्बल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बताया गया है कि अंदर किन गाइडलाइंस पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो है आपका प्रियम्बल। आपने कहा ठीक है। आपके एक भैया एन.ए. पालकी वाला थे, एक जूरिस्ट थे, इन्होंने बोला कि भैया प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि भैया एन.ए. पालकी वाला ने क्या बोला था, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड। प्रियम्बल हमारा किस पे बेस्ड है कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करा था नेहरू जी ने ऑन 13 दिसंबर 1940। अब आप कहोगे कि 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा प्रोविजनल प्रेसिडेंट बने। 11 दिसंबर को भैया हमारी 11 दिसंबर को हमारे नेहरू जी को बना दिया गया क्या, प्रेसिडेंट, और 13 दिसंबर को इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था। तो 9 10 11 12 13 ऐसे याद रखना, जस्ट 5 दिन के अंदर उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, उसी पे बेस्ड है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारा क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर। तो सेकुलर वर्ड ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, आप बोलोगे नहीं, तो पहला वर्ड तो भैया यहां मार्क कर दो, ये वर्ड ऐड हुआ हमारा सेकुलर। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, and to secure all its citizens justice, social, economic and political justice, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status, end of opportunity। ठीक है, और भैया आपके पास फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर मेरे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं प्रियम्बल में, एंड यस इट इज कंसीडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं मैं, बहुत डिटेल में अगर आपको करना है, जो लोग सीडीएस के लिए कर रहे हो, मैं बहुत सारी ज्योग्राफी की और मैं पॉलिटी की वीडियोस भी डालने वाला हूँ। ज्योग्राफी तो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, वहां बहुत सबर से समझना, अभी बस एग्जाम है इसीलिए मैं फटाफट से आपको चीजें बस रिवाइज करवा रहा हूँ, और छूटेगा कुछ नहीं बस। ठीक है, आप बस रिवाइज करते चलो, जो चीज आपको न पता हो ये पीडीएफ में भेज दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, इफ इन केस यू आर नॉट ऑन द टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन दैट। अच्छा, फिर बात करते हैं आर्टिकल 124 की। आर्टिकल 124 हमारे बेसिकली क्या बात करते हैं कि भैया वो सबसे पहला आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले, दोनों नाम मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, यूनियन है स्टेट्स का। और भैया इंडिया जो है, इंडिया की कंप्लीट टेरिटरी में 3 चीजें आती हैं कि भैया टेरिटरी जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, और यूनियन टेरिटरीज हैं, और अगर फ्यूचर में हम कोई टेरिटरीज एक्वायर करते हैं, दे विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ आवर इंडियन टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है, दूसरा आर्टिकल आपके पार्लियामेंट को पावर देता है टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और टू स्टेबलाइज न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो भैया कोई भी नई स्टेट है आपने एक्वायर करी, आपने कहीं वॉर करा, कोई प्रीवियस टेरिटरी हमारी, जैसे पीओ के कब्जा रखा है हमारे पाकिस्तान ने, तो कल को हम अभी आप जाए ठीक है, पाकिस्तान को का बुद्धि ठीक करके उनसे अपना पीओ के ले आए,
तो वो हमारा पार्लियामेंट को पावर देगा कि भैया इसको तुम एडमिट कर लो इन द इंडियन मेनलैंड, इन द इंडियन टेरिटरी। नाउ पीओके हैज ऑफिशियली बिकम द पार्ट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, चलो आर्टिकल 3 क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि जैसे आपने देखा कि भैया पहले आपका आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया दो स्टेट में, तेलंगाना में और उसमें। तो जब बाइफर्केशन करा, ये किसके पास पावर रहती है, ये भी पार्लियामेंट के पास पावर रहती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 2 कोई भी नई टेरिटरी आएगी जो इंडिया में आती है वो बिकम दैट विल बिकम पार्ट और पार्लियामेंट करेगा। तीसरा आपको याद रखना है कि भैया पार्लियामेंट जो है वो आपकी स्टेट्स को, उनके एरियाज को अल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज को और उनके नेम्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 5 से 11 तक मेरे आते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, तो इंडिया में सिटीजनशिप आप 4 तरीके से ले सकते हो। अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है बाय डिसेंट, कि भाई अगर आप गलती से आपके पेरेंट्स के बाहर, ठीक है, रह रहे हैं, आप किसी एजुकेशन पर्पज से रह रहे हो, आपके साथ आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, बट दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, फादर इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा है आप रजिस्ट्रेशन करा के। चौथा नेचुरलाइजेशन, कि भैया इंडिया में अगर आप 12 साल रहते हो तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे हमने पुडुचेरी, गोवा, ये सारे ब्रिटिशर्स से कब्जाई थी ये टेरिटरी, कब्जाई का अपनी टेरिटरी वापस ली थी, तो उनके जितने भी सिटीजन थे दे बिकेम सिटीजन ऑफ आवर इंडियन स्टेट। तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय बर्थ और बाय डिसेंट आपको ये आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप आपकी रिनाउंस कैसे होती है, तो पहला है बाय रिनाउंसिएशन। अगर आपने खुद से कह दिया कि भैया मैं जा रहा हूँ, मैं अमेरिका की सिटीजनशिप लूंगा, आई डोंट वांट टू बिकम टू बी अ इंडियन सिटीजन एनीमोर, तो इंडिया वाले सीधे कहेंगे हमें भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, भाग यहाँ से। तो बाय रिनाउंसिएशन आपने खुद ही कर दी। दूसरा होता है बाय टर्मिनेशन, कि भैया आप अगर इंडियन सिटीजन हो, आप बहुत चालू बने, आप गए बाहर पढ़ने, आपको मजा आ गया कनाडा में, आपने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, तो आपने पागल समझा, हम आपकी टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है। तीसरा है बाय डेप्रीवेशन, कि भाई किसी भी फ्रॉड और फॉल्स मीनिंग से आपने ली, तब भी आपकी सिटीजनशिप हम कैंसिल कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ क्या है, मोटा मोटी आर्टिकल 1 to 4 आपको याद रखने हैं कि भैया किससे रिलेटेड है, आपकी इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड है। दूसरा फिर भैया आपके आर्टिकल नंबर 5 से 11 इन द सेकंड पार्ट ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इसके बाद भैया आप आओगे आगे, इसके बाद फिर हम आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के अपना आगे चलेंगे 35 तक। दे आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स, तो वन बाय वन भैया आर्टिकल 12 से 35 हम फटाफट से देखेंगे यहाँ। तो फंडामेंटल राइट कहाँ है, 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं। हमने कहा ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास क्या आते हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी वाज लेटर रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। आपने कहा ठीक है, अभी फिलहाल कितने हैं, 6 हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहला क्या आता है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 से 18। फिर राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, 25 से 28 हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और भैया 29-30 हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 31 आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हटा दिया हमने, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 बताऊंगा मैं अभी। चलो, तो राइट टू इक्वलिटी में देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, 5 ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो भैया रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के बीच पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी जॉब लग गई, मैं एक बढ़िया गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैंने बोला जितने भी कजन वजन है मेरे सारे आ जाओ, मेरे फूफा के लौंडे सब कुछ सारे आ जाओ, ठीक है, और आप बढ़िया एकदम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आप डिजर्व करते हो उस जॉब का, आपको बोल दिया ठीक है, नहीं नहीं। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी होगा वहां पे भैया सिंपली क्या होगा कि इक्वलिटी दी जाएगी अपॉर्चुनिटी की, भैया आपको अच्छे से सबका सेम एग्जाम कराया जाएगा, सेम चीज इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आता है आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसका तो फाइन भी लग जाता है, जेल भी हो जाती है। एंड 18 इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यू कैन नॉट यूज सर्टेन टाइटल्स लाइक महाराजा, महाराजा ये वो ऐसे करके। ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये आपको याद रखना है 14 से 18। फिर आते हैं 19 to 20 राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो भैया ये बोलता है कि भाई कुछ राइट्स ऐसे हैं जो आपके बचे रहेंगे, जिसमें आपको फ्रीडम मिलेगी किसकी, स्पीच की, स्पीच कुछ बोलने की, एक्सप्रेस करने की, असेंबल होने की, एसोसिएशन करने की, कोई मूवमेंट करने की। ठीक है, और रेजिडेंस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं आपके। 21 में राइट टू स्लीप भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू हैव अ पीसफुल स्लीप। ठीक है, ये भी आ जाता है आपका। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये भी आ जाता है। तो बहुत सारे राइट्स इसमें इसके सब पार्ट्स बन जाते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स, या 21A है राइट टू एजुकेशन।
और आर्टिकल 22 आ जाता है आपका राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि कुछ केसेस में आपको अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता, वो है आर्टिकल 22। फिर आते हैं भैया 23 एंड 24, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज बिलो सर्टेन एज, भैया 14 साल से नीचे की जो एज है, जो आप चिल्ड्रन को है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते इन द फैक्ट्रीज जो उनकी हेल्थ के लिए हजार्डस है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजियस बिलीफ। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ क्रिश्चियंस हैं, वो आपको बुलाएंगे चर्च कि भैया ठीक है चर्च आना है, ये वो, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने रिलीजन को क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आती हैं कि आप ये सारी चीजें करना आपको अलाउड है कि भैया ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि भैया आपको कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कि भैया आप कल को जाओ अगर आप कहीं पे भगवत गीता लेके खड़े हो जाते हो स्टेशन या कहीं भी और आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना उस चीज के लिए। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब किसी भैया आप किसी दूसरे रिलीजन के स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि भाई जो भी उनकी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करनी ही करनी है, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। फिर आते हैं आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30, पहले में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट, सेकंड है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे वो चलाना चाहें चला सकते हैं। फिर आता है फाइनली आपका आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आपने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम भैया दे दिया आपने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दे दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यू हैव गिवन एवरी राइट, बट until or unless you will not grant the security of these fundamental rights they are of no use, as simple as that। कि भैया जब तक आपको ये पता है, अब आपको पता है कि भैया सारे राइट्स आपको मिल गए बट आपके राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो कोई उनके लिए रेमेडी नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसे राइट्स का, वो तो वायलेट ही होंगे, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अगर इन केस इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड तो यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, बट इफ यू वांट कि ये सुप्रीम कोर्ट आपके यहां से दूर है, यू वांट टू अप्रोच द हाई कोर्ट, तो यू कैन अप्रोच अंडर आर्टिकल 226। सो बोथ द कोर्ट हैज द रिट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या रखनी है कि रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर, इसका रिट जुरिडिक्शन वाइडर है एज वी कंपेयर विद द सुप्रीम कोर्ट, because Supreme Court can issue writs only in case of violation of the fundamental rights, but High Court can issue writs both in case of fundamental rights and other legal rights also। तो दूसरे राइट्स में भी हाई कोर्ट जो है रिट्स इश्यू कर सकता है। अब रिट्स क्या है भैया, ठीक है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल हाई कोर्ट का 226 इन केस ऑफ वायलेशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट इट भैया कोई मजा नहीं है जीवन जीने में ऐसा, ठीक है। 5 तरीके की आपकी रिट्स होती है, मैं फटाफट समझा देता हूँ। पहली होती है हेबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडामस, तीसरा सर्टियोररी, चौथी है प्रोविशन और फिफ्थ है को वारंटो। अब भैया इसका मीनिंग क्या है, हेबियस कॉर्पस का लिटरली मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी ऑफ, कि आप फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्सन, और उस पर्सन को भैया अनलॉफुली जो है डिटेन कर लिया गया है या किडनैप कर लिया, अगर कोई प्राइवेट बंदा है तो उसको आप किडनैपिंग कहते हो, डिटेन कर लिया अनलॉफुली तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया वो। तो अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं मिल रहा तो भैया यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क देम कि आई जस्ट वांट टू सी द बॉडी, ठीक है, कि भाई बंदा मरा है, जिंदा है तो किसने डिटेन कर रखा है, तो दैट इज हेबियस कॉर्पस, कि यू ऑलवेज हैव द राइट टू हैव द बॉडी ऑफ द पर्सन। तो टू रिलीज अ पर्सन जो भी डिटेन कर रखा हो या कोई प्रिजन में हो या प्राइवेट कस्टडी में हो, प्रिजन में ये मत कहना प्रिजन में ये मत कहना कि हाँ जेल से बाहर निकाल दो, यू वांट टू सी द बॉडी यू कैन गो टू द जेल एंड से हाय हाय क्रिमिनल, ठीक है। सेकंड वन इज मैंडामस, कि वी कमांड। अब इसमें क्या होता है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, कि भैया जो भी आपकी पब्लिक ड्यूटीज हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई पब्लिक ड्यूटी है, वो बंदा अगर अच्छे से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा तो भैया ये कोर्ट हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, पब्लिक अथॉरिटी हो गए, तो उनको भैया ऑर्डर देंगे, कमांड करेंगे कि भैया अपना काम अच्छे से परफॉर्म करो। तीसरा होता है सर्टियोररी, टू बी सर्टिफाइड टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और टू ट्रांसफर अ पेंडिंग केस टू इटसेल्फ। अब भैया सिंपली क्या होता है कि अगर आपका कोई हायर कोर्ट है, वो देख रहा है कि कोई भी जो छोटा कोर्ट है वो भैया अपने केसेस को अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, या वो कुछ ऐसा ज्यूरिडिक्शन दे रहा है कि जो वैलिड नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे को ऑर्डर को क्वेश कर सकता है और कोई पेंडिंग केस है उसके सामने तो खुद को भी उठा सकता है। फिर आता है प्रोविशन, टू स्टॉप समथिंग, प्रोविशन का मतलब ये टू स्टॉप समथिंग, तो कोई इंफीरियर कोर्ट है वो किसी ऐसे केस पे जजमेंट देने जा रहा है जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता,
तो वहां पे लगेगा प्रोहिबिशन रेट। फिर आता है को वारंट, व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि भैया कोई भी बंदा है टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम हेल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। अब आप वो गए किसी डीएम ऑफिस गए, डीएम ऑफिस गए आप 5 बजे, आपने बोला कि द वन हु कम्स फर्स्ट इन द लाइन, ठीक है, वो आज बैठेगा डीएम की कुर्सी पे, तो आज मैं बैठूंगा डीएम की कुर्सी पे। आप चोरी छुप गए, आपने टनल बनाई, आप जाके उस कुर्सी पे बैठ गए और आप ऑर्डर्स दे रहे हो, तो आप पे रिट लगेगी कौन सी, को वारंट हो, कि भाई यू डज नॉट लीगली होल्ड दिस पब्लिक ऑफिस, इफ यू डजंट होल्ड दिस पब्लिक ऑफिस यू आर कंप्लीटली रेस्ट्रेन्ड टू डू दिस ड्यूटीज, तो होती है को वारंट हो। तो हैबियर कॉर्पस टू बॉडी, मैंडामस कमांड करते हैं अगर कोई छोटा कोई ढंग से काम नहीं कर रहा अपना, ठीक है, सॉरी वो मैंडामस में क्या है, परफॉर्मेंस जो है आपकी ड्यूटीज की लोअर कोर्ट की, उनको सिक्योर करा जाता है, बोला जाता है कि ये करो फटाफट से काम। तीसरा है टू बी सर्टिफाइड, कि कोई भी ऑर्डर क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कोई भी पेंडिंग केस है उसको उठा सकते हैं। प्रोहिबिशन में है कोई भी कोर्ट ऐसा काम करने जा रहा है जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, को वारंटो में आपको रेस्ट्रेन करा जाएगा जिस पब्लिक ड्यूटी के लिए मतलब आप वैलिड नहीं हो। फिर आता है भैया आपका पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपने कहा ठीक है सर, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसका मतलब क्या होता है, देखो अब मैंने सिंपल सी बात बताई आपको, व्हाट इज डीपीएसपी, डीपीएसपी directive principles of state policy, these are basically the moral guidelines, these are basically the moral guidelines envisaged in your constitution। और ये moral guidelines किसके लिए होती है, for the government, these are the moral guidelines for the government, कि भैया गवर्नमेंट के लिए इसमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं कि गवर्नमेंट को आखिर काम किन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है, कि भैया हमारी इंडियन सोसाइटी का वेलबिंग कब होगा, जब आप इन मोरल गाइडलाइंस को आप इंप्लीमेंट करेगी सारी गवर्नमेंट और ग्राउंड पर लेकर के आएगी, तो वो होती है आपकी डीएसपी। तो डीपीएसपी के साथ सिंपली बात ये थी कि भैया ये एक तरीके से आपकी आइडियलिटी दे दी गई, जैसे हमें, तो हमें आइडियलिटी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। हमारे घर वाले बोलते हैं चोरी नहीं करनी, ठीक है, किसी का दिल नहीं दुखाना, पर आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपकी गर्लफ्रेंड आपके घर आ गई कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो आपके घर वाले आपको जान से मार देंगे, नहीं मारेंगे, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, तो जैसे हमें मोरल गाइडलाइंस दिए जाते हैं वैसे ही मोरल गाइडलाइंस कुछ ऐसे हमारी गवर्नमेंट के लिए है कि तुम्हें ऐसे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। बट इनकेस अगर गवर्नमेंट वैसे काम नहीं कर पाती है तो इज इट लीगली बाउंड, इज इट लीगली बाउंड, नो, बस ये याद रखना, दे आर नॉट लीगली बाउंड बट दे आर द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भैया इस तरीके से आपको काम करना है और आपका इसी तरीके से हमारे देश का भैया उद्धार होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारी स्टेट पॉलिसी के, थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं, चलो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन द नेचर ऑफ जनरल डायरेक्शन टू द स्टेट, स्टेट मींस गवर्नमेंट, वेयर द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इनकॉर्पोरेट देम व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड लॉ। तो जब भी पॉलिसी और लॉ बनाएंगे तो उनका ध्यान रखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे कहाँ आते हैं, अंडर पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में हमारे ये सारी की सारी डीपीएसपी आती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कभी भी एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, लाइक फंडामेंटल राइट्स व्हिच कुड बी एनफोर्स्ड। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सोशल इकोनॉमिक, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। देयर आर some important DPSPs given here। आर्टिकल 38 कहता है आपका टू सिक्योर सोशल ऑर्डर विद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, कि भाई आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस दोगे। आर्टिकल 39 ये कहता है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, कि भैया जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, तो गरीब लोग क्या करेंगे, आपका नालसा आया, ठीक है, नालसा आया, नालसा का मतलब क्या था, नेशनल लीगल एड, ठीक है, तो नेशनल लीगल एड वो क्यों आया, क्योंकि जो पुअर लोग हैं वो न तो बेचारे कोर्ट फी दे सकते हैं, न बहुत बड़े बड़े आपके एडवोकेट हायर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि भाई इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए लोगों को, आपको फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी पुअर को, जिससे उनको भी जस्टिस मिल सके। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजिंग पंचायत एंड गिविंग देम पावर एंड अथॉरिटी, कि पंचायत बनाओ और पावर एंड अथॉरिटी दो, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आता है। और बाद में चल करके हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट आया 73, उससे हमने पंचायती राज सिस्टम बनाया, तो वो डीपीएसपी से रिगार्डिंग था। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। 48 कहता है आपका प्रोटेक्ट करो अपने एनवायरनमेंट को। 50वां कहता है सेपरेट करो जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला क्वेश्चन, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं थी। कैसे ऐड हुई सर? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने करी। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल कौन सा है? आपने बोला कि सर हमारा जो 51 था उसका एक सब पार्ट बना दिया हमने 51A, जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का है। मैंने कहा ठीक है। ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज आई 44 से? सर 10 आई। तो फिर उसके बाद आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड हुई किससे? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इतनी चीज आप याद रखेंगे, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो और भैया
फंडामेंटल ड्यूटीज में आपकी बहुत सारी ड्यूटीज आती है। यू शुड रिस्पेक्ट द फ्रीडम फाइटर्स, यू शुड रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, यू शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द विमेन, ठीक है, टू सिक्योर द एनवायरमेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ऑल दीज आर योर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर द एक्ट्स जहां पे सिटीजन जो है सपोज टू परफॉर्म व्हाइल एक्सरसाइजिंग देयर राइट। कितने सारे राइट आपको मिल रहे हैं, तो आप भी तो देश के लिए कुछ ड्यूटीज निभाओ, 51A में आ जाती है। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और किसके रिकमेंडेशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सजेस्टेड, रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्वर्ण सिंह कमिटी ने करा था, फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसे ऐड करा। ओरिजिनली 10 थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ऐड हुई। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे। चलिए, तो कितनी चीजें रिवाइज कर ली हमने। पार्ट 1 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द टेरिटरी इंडिया दैट इज यूनियन, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने बात करी सिटीजनशिप की, आर्टिकल 5 to 11। Then we have talked about the fundamental right, part 3 of our constitution. Then we have talked about the DPSPs, and then we have talked part 4A. We have talked about your fundamental duties. Now your आगे चलते हैं हम भैया 5वें पार्ट में। जब हम बात करते हैं तो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है। अब बात आती है कि आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है। प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 बंदे होते हैं जो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑल दिस 5 आर द पार्ट ऑफ योर यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो पार्ट 5 आर्टिकल 52 to 78 डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपने कहा ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आपने कहा ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 हमारा बोलता है, ये आपका पीवाईक्यू है, याद रखना, प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारी प्रेसिडेंट हमारे पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट क्या होता है? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, बट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? दैट इज योर पीएम। तो नाम याद रखना कि जितनी भी पेपर पे आप प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ते हो बस नाम की पावर्स होती हैं, असली पावर पीएम पे है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप याद रखोगे हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज योर पीएम। तो भैया कोई भी इंडियन सिटीजन प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसकी 35 साल एज हो गई हो, ठीक है, और इसके पास कोई भी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दो चीज आप याद रखोगे भैया, एक तो 35 ईयर्स ऑफ एज, दूसरी चीज कि भैया ही मस्ट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। फर्क समझना बातों का। बात का फर्क इतना है कि भैया सर आप क्या, सर वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए? सर डू यू वांट टू से ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा? नो, आई डोंट वांट टू से दैट ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट ही मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। So 35 years of age and भैया he must be eligible to become a member of Lok Sabha, and third one is he should not hold any office of profit. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीन चीज आपको याद रखनी है। दीज आर द एलिजिबिलिटी फॉर टू बिकम द प्रेसिडेंट। हमने कहा ठीक है। प्रेसिडेंट कैसा कैसे इलेक्ट होता है हमारा? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब भाई आप सिंपल सी बात, आपने कभी ऐसा सुना आपने कि स्कूटी निकाल प्रेसिडेंट का इलेक्शन वोट डाल के आते हैं? तो यू पीपल डजंट वोट, यू पीपल डजंट वोट। तो भैया आपने जो आपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करे, आपके एमपीज, आपके एमएलएज, ये सब आपके बिहाफ पे क्या करेंगे? दे वोट एंड दे वोट फॉर द प्रेसिडेंट। जब एग्जाम खत्म हो जाए, सीडीएस के लिए पढ़ रहे होंगे तो पूरी पूरी वीडियो डाल रखी है, उस पर वो डिटेल में देख लेना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? इलेक्टेड कैसे इलेक्ट होगा? इनडायरेक्टली, और एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? मैंने बोला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा एमपीज हो गए आपके। इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं होंगे। एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि इनके पास खुद की असेंबली होती है। चलिए, ऑल डाउट्स, जो भी डाउट और डिस्प्यूट्स आएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो सुप्रीम कोर्ट डील करता है। हमने कहा ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1) द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहता है, हमें पता है। और प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट को हमें हटाना हो तो व्हाट आर द ग्राउंड्स? कि प्रेसिडेंट मस्ट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन,
तो हम उसे हटा सकते हैं अंडर आर्टिकल 61। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, किसी भी प्रेसिडेंट को अब तक इम्पीच नहीं करा गया। पावर एंड फंक्शन क्या होता है प्रेसिडेंट का, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर कि भैया वो अपॉइंट करता है बहुत सारे लोगों को, किसको, पीएम को अपॉइंट करेगा, बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट कि भैया ही सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, ही इलेक्ट्स पीएम, मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको इलेक्ट करता है। दूसरी होती है लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की, कि सबसे पहली होती है पावर टू समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। सबसे पहली भैया ये होती है कि वो जब भी चाहे प्रेसिडेंट आपका डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। कब डिसॉल्व करता है, जब उसको प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा व्हेन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, तो लोकसभा खत्म हो जाती है। फिर नई गवर्नमेंट बनाने का दूसरी पार्टी को मौका मिलता है। फिर वो 12 मेंबर इलेक्ट करता है राज्यसभा में, और ये वाला आपका प्रोविजन अब खत्म हो गया है जो 2 नंबर वो अपॉइंट करता था लोकसभा में। तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई। हमने कहा ठीक है, कोई भी बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर तभी आपका एक्ट बनता है जब आप उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है। एसेंट मतलब प्रेसिडेंट की राजी मिलती है। तीसरी होती है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर क्या होती है उसकी, मनी बिल जो भी होते हैं आपके अंडर आर्टिकल 110, वो जब भी पार्लियामेंट में आएंगे जब वो प्रायरली उन्हें रिकमेंड करेगा। हमने कहा ठीक है, वो एंश्योर करता है कि आपका जो बजट है वो पार्लियामेंट के पास टाइम से पहुंच जाए। चौथी होती है उसकी इमरजेंसी पावर कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी किन 3 ग्राउंड्स पर लगाई जाती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, वॉर्म्ड, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। पहले ये आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, तो इस वर्ड को हमने अमेंड कर दिया और फिर अब बोलते हैं बाय द आर्म्ड रिबेलियन। 3 ग्राउंड्स होने चाहिए। दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 कि कोई भी ऐसी स्टेट है जो कोई भी स्टेट ऐसी है कि वो अपनी उसकी गवर्नमेंट जो है दैट इज नॉट एबल टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडियन स्टेट, तो भैया वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देता है और वहां पे पार्लियामेंट उसके सारे फंक्शन करने लगेगी उस गवर्नमेंट के। तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर इंडिया इज इन थ्रेट, तो वहां पे उस सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। आर्टिकल याद रखते हैं 352, 356, 360। ठीक है, पांचवी होती है आपके पास वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये 3 ऐसी पावर्स होती हैं जिनके चलते प्रेसिडेंट हमारा क्या करेगा, उस पावर को यूज करके किसी भी बिल को पास होने से बचा सकता है। 3 तरीके की होती है। पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि भैया कोई भी बिल पास कर दिया और गवर्नमेंट ने अपना विद होल्ड कर लिया, एसेंट मना कर दिया, तो वो है एब्सोल्यूट वीटो, वो कभी भी पास नहीं होगा फिर बिल। दूसरी होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होती है कि भैया कोई भी बिल उसके पास आया, उसने वो बिल वापस कर दिया, हमने कहा ठीक है, और बोला कि इसमें कुछ चेंज करो। बट ये पावर जो है वो सुपरसीडिंग पावर होती है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो चेंज करे, ना चाहे और दोबारा भेजा तो प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा। तीसरी होती है पॉकेट वीटो कि भैया लिया बिल, जेब में रख लिया, भूल गए, धुल गया वॉशिंग मशीन में, हमें नहीं पता भूल गए। ठीक है, वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन द बिल, दैट इज योर पॉकेट वीटो। छठवीं होती है मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट हमारा सुप्रीम कमांडर रहता है डिफेंस फोर्सेस का, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। फिर होती है पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72 empowers the president to grant pardon to person who have been tried and convicted of certain offense कि भैया जो भी फांसी वांसी और सारी सजा आपको मिलती है ये होती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कि भैया जब भी आपका पार्लियामेंट का रिसेस होता है, रिसेस मतलब 2 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उसके बीच में गैप है, पार्लियामेंट मिल नहीं पा रहा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस देता है। ऑर्डिनेंसेस आर जस्ट लाइक टेम्पररी लॉस कि जब तक दोबारा आपसे पार्लियामेंट नहीं आ रहा, वो ऑथराइज नहीं कर रहा कोई भी चीज, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर्स देता रहेगा, जिससे जो गैप होता है बिटवीन द डिफरेंट सेशंस उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123। देन कम्स योर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भैया 5 साल के लिए आपका ऑफिस होल्ड करता है। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए बोलता है। इसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, याद रखना, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कि जो भी आपका बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा बाय डिफॉल्ट वही चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का। एज सिंपल एज दैट। हमने कहा ठीक है। अच्छा, कौन इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज। क्या इसमें एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो आपका लोकसभा हो राज्यसभा हो। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसने 35 साल की एज हो जिसकी, एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड, ठीक है, टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। बात खत्म। अब आपसे पूछा जाए इज ही मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो क्या बोलोगे, नहीं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्वालिफाइड एंड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा
eligible for election as vice president. Also he should not hold any office of profit under any state government or public authority. वो हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है कि भैया एक्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का. एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन कास्ट अ वोट. अब क्योंकि वो मेंबर नहीं है राज्यसभा का, तो कभी भी वो जब कोई भी बिल आएगा उसमें वोटिंग नहीं करेगा. वो कब वोटिंग करेगा? अगर इनकेस इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो गए, जब वो वोट करेगा. ठीक है. जब भी प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली होगी, वेकेंट होगी, प्रेसिडेंट की बाय डिफॉल्ट डेथ हो गई, या फिर कुछ ऐसी इंजरी हो गई उनको कि ही इज नॉट परफॉर्म एबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा. ठीक है. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड. डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भैया सबसे पहले प्रेसिडेंट थे और वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक रहे थे. ओनली प्रेसिडेंट इन इंडिया जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंजॉय करे हो. दूसरा फैक्ट है जस्टिस एम आपका हिदायतुल्लाह, ये ऐसे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने प्रेसिडेंट की ड्यूटीज डिस्चार्ज करी थी. अब आप बात कहोगे कि सर आपने तो कहा प्रेसिडेंट की ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है वाइस प्रेसिडेंट, तो मान लो वाइस प्रेसिडेंट की जब सीट वेकेंट होगी तो फिर चीफ जस्टिस करता है प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को. ठीक है. वीवी गिरी इज द ओनली पर्सन हु वन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. तो भैया वीवी गिरी ने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीता था. नीलम संजीवा रेड्डी थी, इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ थे, अनअपोज्ड सेलेक्ट हो गई थी. डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस. भैया वो ऑफिस में उनकी डेथ हुई थी. डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट. प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट. सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के. और वेंकैया नायडू जो भैया 13th जो बने थे आपके वाइस प्रेसिडेंट. वेंकैया नायडू के बाद अब आपको पता है द्रौपदी मुर्मू. ठीक है. चलो नाउ आगे चलते हैं. अब ये लिस्ट है कुछ प्रेसिडेंट की. पहले राजेंद्र प्रसाद हुए थे, फिर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी. आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भैया कोई भी नाम लेके किस टर्म में रहे थे या कौन इनमें से प्रेसिडेंट नहीं रहा. एफ अली अहमद, बी डी जट्टी, संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, क्या खतरनाक नाम है जेल सिंह, आर वेंकटरमन, एस डी शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसेस प्रतिभा पाटिल और आपके प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, और इनके बाद बनी हमारी मुर्मू. ठीक है. चलिए मुर्मू हमारी वाइस प्रेसिडेंट है. आइए जरा आगे बढ़ते हैं, फिर बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 2 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आर्टिकल 74 एंड 75. आर्टिकल 74 हमारा कहता है कि देयर मस्ट बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि भैया हमारे पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी ही चाहिए. और देयर मस्ट बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे आपके पीएम, और वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को इसके इलेक्शन के में, इसके रिमूवल में और सब चीज में. अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक बात समझो. मैंने आपसे कहा एक होता है हमारा प्रेसिडेंट, पीएम भी समझते ही हो आप. एक होता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक होता है कैबिनेट. अब ये मतलब क्या होता है, देखो आप सबने सुना होगा ना, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हाईवेज, ये वो. तो बहुत सारे मिनिस्टर सुनते हो आप. तो ऑल दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये जो सारे मेंबर्स होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं. और कितने होने चाहिए ये भैया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15% स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा. और राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543. इसको एक्सीड नहीं करने चाहिए. ये सारे मेंबर होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे आपके मोटा भाई, ठीक है, आपके अलग अलग मिनिस्टर्स बहुत सारे. अब फिर सर कैबिनेट क्या होती है? कैबिनेट क्या होती है कि जो आपकी भैया 10 से 15, 8 से 10 जो भी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जैसे निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज टू रन द कंट्री. तो इनकी जो ये 7 से 8 लोगों की टीम होती है उसको बोलते हैं आप कैबिनेट. यानी कि इफ इट इज माई, अगर मैं कहूं दिस, इस वेन डायग्राम से, दिस इज माई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द एग्जैक्ट न्यूक्लियस एंड कोर, if this is my entire COM, this core is basically what? This core is known as the cabinet. And always remember, this cabinet takes all the decisions of your government. As simple as that. अब बात आती है कि आर्टिकल 74 ने क्या बोला? आर्टिकल 74 बोला कि भैया यू कैन नॉट रन द गवर्नमेंट, यू मस्ट हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड हु मस्ट बी द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर. क्यों होना चाहिए वो हेड? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन देयर सिलेक्शन. अब देखो सिंपल बात क्या है,
सिंपल सी बात क्या है, पीएम कौन होता है? पीएम इज द लीडर ऑफ द पार्टी विच इज इन मेजोरिटी इन लोकसभा, उसी को तो हम पीएम बोलते हैं एक तरीके से। हाँ ठीक है, रियलिटी में बोलूं तो पीएम इज द लीडर ऑफ द पार्टी हु इज इन मेजोरिटी इन द लोकसभा। उसके बाद पीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। पीएम ही पूरे पोर्टफोलियो की लिस्ट लेकर के आएगा कि मैं फलाने को ये मिनिस्टर, फलाने को ये मिनिस्टर, फलाने को ये मिनिस्टर। फिर वो लिस्ट प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट को बोलेगा ये सारे लोगों को अपॉइंट कर दो। अब प्रेसिडेंट डजंट हैव एनी पावर, प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ ये मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, ये मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर एक दबाव भी रहता है, इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेल्स टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द अदर मिनिस्टर्स, यानी कि अगर किसी एक मिनिस्टर का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट आ गया और वो उस पर्टिकुलर चीज पे क्या है अपना वो नहीं दे सकता, समर्थन नहीं दे सकता, तो ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजाइन किया था हिंदू कोड बिल के ऊपर कैबिनेट से, क्योंकि वो उस बिल के से सहमत नहीं थे, तो ही मस्ट रिजाइन। तो उस बंदे को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर वो रिजाइन नहीं करेगा तो पीएम कैन एनी टाइम आस्क द प्रेसिडेंट टू रिमूव। तो कौन रिमूव और इसको इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट, बट किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो आर्टिकल 74 और 75 हो गया। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका प्राइम मिनिस्टर हेड होगा टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। दूसरी चीज होती है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15 डिग्री ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, दैट इज 543, और ये कब ऐड हुआ? 91st अमेंडमेंट एक्ट से। आइए अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं डी फैक्टो। ठीक है, डी फैक्टो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर है। और बोला किसको जाता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? प्रेसिडेंट को। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। किसमें? अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म क्या है प्राइम मिनिस्टर का? इज नॉट फिक्स्ड एज ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका टर्म फिक्स नहीं कहा गया है, बट यूजुअली ही विल एंजॉय द ऑफिस टिल द टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 5 साल के, अगर उसकी गवर्नमेंट नहीं गिरती है तो। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स का हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बता चुका हूं। पार्लियामेंट्री सेशंस आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन। भैया जो समनिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, मैक्सिमम इंटरवल 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट के 6 मंथ्स हो सकता है, बात याद रखना। इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया और उनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था 17 ईयर्स। कैन मोदी जी बीट इट? विल ही बीट इट? चलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हैज डाइड ड्यूरिंग ऑफिस। अपने ऑफिस टाइम में ही मर गए थे तीनों। वीपी सिंह, एच डी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी हैड टू स्टेप डाउन आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का मतलब वही हुआ कि जैसे भैया आपकी जब भी सरकार बनती है तो प्रेसिडेंट एक स्पीच देता है, इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। मैं अभी इसको नॉर्मली सुनो, एफ कैट के पेपर के बाद सीडीएस के लिए बहुत डिटेल में सुनना। तो भैया वो एक मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, तो मोशन ऑफ थैंक्स में वोटिंग होती है। तो पहले ही दिन अगर आपके मैक्सिमम वोटिंग्स आपकी पार्टी की नहीं आई, जिस पार्टी की मैक्सिमम वोटिंग है वो सरकार बनाएगी, बात खत्म, छोड़ ही दो। फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, क्लोज फ्रेंडशिप, सरकार थापर, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवेगौड़ा, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। ठीक है, 2014 में बने, 2014 से अब तक ये प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। चलिए जरा बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन है भैया? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 76, क्योंकि 5th एग्जीक्यूटिव है। हमने क्या क्या बात कर ली? प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली, हमने बात कर ली आपके प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली, प्रेसिडेंट की बात कर ली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर ली। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात, टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड। तो भैया 5 मेरे कौन थे? यूनियन एग्जीक्यूटिव, मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा दिया आपको, मेन चीजें जो आपके एग्जाम के लिए फिलहाल जरूरी हैं। दूसरी चीज हमने बात कर ली आपके पीएम की, तीसरी बात कर ली सीओएम की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अब बचा हमारा कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और भैया आपका आगे चलते हैं, तो टर्म है हमारे, और वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट भी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम कौन कैसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। अब बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की। टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, ही हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काम क्या होता है कि अगर आपने केसेस सुने हैं, फलाना केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, ये केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, ये केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, तो स्टेट ऑफ इंडिया आपने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस कर दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो वकील होगा, जो हमारी स्टेट का, जो हमारी गवर्नमेंट का वकील होगा, ठीक है, वो कौन? गवर्नमेंट का जो वकील होगा उसको बोलते हो आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सिंपल भाषा में समझो मेरे से। आर्टिकल 76 वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है भैया कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 डिफाइंस द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन है? हमारी गवर्नमेंट का वकील है, बात खत्म। चलो, तो उसके बाद क्या होगा?
ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हैज द राइट टू स्पीक। भैया आप ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्वियस सी बात है कि भैया अटॉर्नी जनरल है वो सारे कोर्ट में उसको बोलने का राइट रहता है। फिर यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर जो है हमारी, यूनियन लेजिस्लेचर ऑल्सो नोन एज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब आप बोलोगे कि सर हाउ कैन प्रेसिडेंट बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर? My simple response to this question is कि no bill can become an act until or unless it receives the assent of the Indian President. So if no bill can become an act without the signature, without the assent of the Indian President, so how he is not a part of the lawmaking body? How he is not the part of the lawmaking body? So simply it means कि no bill can pass until or unless it hasn't been passed by the Lok Sabha or Rajya Sabha or the President. So all these three bodies together are necessary to pass any bill. That's why President becomes the integral part of your union legislature. Now आगे चलते हैं, बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा के पास क्या है भैया? टोटल स्ट्रेंथ राज्यसभा की हमने 250 रखी, जिसमें से 238 स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर होते हैं और 12 अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट का मतलब क्या है कि पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हु हैज एक्सेल्ड इन देयर फील्ड्स, सो इन देयर ऑनर वी जस्ट nominate them to become the member of parliament in the Rajya Sabha. How many total? 12 numbers total. Why is it necessary? Because along with the politicians we always need specialized people from the different fields who can guide us to make better laws of that particular field for our country. Simply, अब सचिन अगर हमारा भैया एमपी रहेगा तो जो भी स्पोर्ट्स की लॉ आएंगी तो वो बेटर बना पाएगा उन्हें कि नहीं बना पाएगा, बात खत्म। इसलिए 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स रखते हैं। सेकंड वन इज जो मेंबर है राज्यसभा के, उन्हें कौन इलेक्ट करता है? दे आर ऑलवेज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने कहा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपके एमएलएज अपॉइंट करते हैं। आपने कहा ठीक है, कितनी एज होनी चाहिए? 30 इयर्स। याद रखना, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 543, मैक्सिमम 555, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि भैया जो आपका लोकसभा है यहाँ 25 इयर्स ऑफ एज चाहिए, बात खत्म। तो कौन इलेक्ट करेगा? मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एज कितनी रहनी चाहिए? 30। एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है? 245 अपन लोगों की, 230 जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कहा बात तो ठीक है। तो करंट स्ट्रेंथ 245 है, 543 करंट स्ट्रेंथ मेरी किसकी है? लोकसभा की है। राज्यसभा क्या है? परमानेंट बॉडी है एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। बट इज लोकसभा परमानेंट बॉडी? नो। अभी तो बोला मैंने कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट इफ इट इज नॉट एंजॉइंग द मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? यार आप पार्टी बना रहे हो, मैंने बोला 543 मेंबर है आपके लोकसभा में, आप एक बात बताओ 543 कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में समझा करो। तो 543 का अब भैया 50%, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, 2 to the 4 7 1, ठीक है। अच्छा, तो 272 मेंबर अगर जहां हो गए तो वो मेजोरिटी है। तो यू ऑलवेज नीड 50% प्लस 1। इज 50% प्लस 1 एक ही मेंबर होना इज अ गुड मेजोरिटी टू रन अ गवर्नमेंट? नहीं, एक बंदा है, उस बंदे में पूरी सरकार टिक रही है, 2 एमएलए एमपी इधर से उधर खरीद लिए, पूरी सरकार गिर गई। सो इट इज नॉट अ हेल्दी थिंग। तो मेजोरिटी का असली मतलब क्या होता है? तो भैया एक्चुअल टर्म्स में तो ये 50% प्लस 1 इन लोकसभा तो उसकी सरकार बन जाएगी, बट हेल्दी का मतलब क्या होता है कि भैया आप अच्छी मेजोरिटी में हो, कोई आपकी सरकार न गिरा पाए। बात समझ में आई? जैसे ये मेजोरिटी कम, इधर उधर एमएलए एमपी लुढ़कते रहते हैं, आपको पता है, जैसे एमएलए एमपी इधर उधर लुढ़कते हैं कहीं ना कहीं तो वैसी सरकारें गिरती रहती है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो लोकसभा कैन डिसॉल्व, बट क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? नहीं। राज्यसभा का कोई भी मेंबर आया तो वो 6 ईयर्स के लिए आता है, फिक्स्ड है टेन्योर कि 6 ईयर्स के लिए वो मेंबर आएगा। और हमने कहा एवरी 2 ईयर्स उन मेंबर्स में से जो 1/3 मेंबर्स होंगे उनको वो करा जाएगा, शफल करा जाएगा। अच्छा, पावर्स क्या है राज्यसभा की? रिजोल्यूशन सीकिंग द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो भी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन आएगा। अब वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, तो उसे रिमूव करना है तो सबसे पहले राज्यसभा ही इनिशिएट करेगी। हमने कहा ठीक है। अच्छा, इन राज्यसभा कोई भी बिल आपका ओरिजिनेट हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि ओनली मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में आता है। स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा की? इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। दिस इज वेरी स्पेशल पावर, प्लीज रिमेंबर कि अब मैंने आपको बोला एक है मेरी यूनियन लिस्ट, एक है मेरी स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। सो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। बट इफ राज्यसभा वांट्स
it has the special power that it can pick any subject which is in the state list and can give it to the parliament that you should make laws for this thing. तो इससे हमारा क्या हुआ है, कैसा फीचर है ये, हमारा यूनिटरी फीचर है कि स्टेट की पावर को छीन के सेंटर को दे रहे हैं। ऐसा करना क्यों पड़ता है कि जिससे स्टेट्स को ऑटोनॉमी तो दो, पर इतनी ऑटोनॉमी ना दे दो कल को वो इंडिपेंडेंसी मांगने लगे खुद से, ठीक है, हमें भारत से आजाद करो। चलो, इट कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 312। अगर आपकी कोई भी 3 के अलावा ऑल इंडिया सर्विस बनती है तो वो भी कौन बनाएगा, वो भी कौन बनाएगा, राज्यसभा बनाएगी, ठीक है। चलो, 2 स्पेशल पावर याद रखना, ठीक है, एक तो सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, दूसरी का कि भैया कोई भी ऑल इंडिया सर्विस ये लाएगा, तीसरी चीज का कि ये कभी मनी बिल नहीं ला सकते, बाकी के सारे बिल ला सकते हैं, बात याद रखना। फिर आते हैं लोकसभा पे। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, जिसमें से भैया 530 मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट और 20 यूनियन टेरिटरीज, और 2 को नॉमिनेट करा जाता था, बट 2 नॉमिनेटेड मेंबर से हट गए, अब नॉमिनेट नहीं होते, एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे। तो भैया अब पहले क्या थी लोकसभा की स्ट्रेंथ 543, एक्चुअल स्ट्रेंथ टोटल कितनी हो सकती है 552, एक्चुअल कितनी थी, इसमें से 2 भैया हट गए एंग्लो इंडियन, तो अभी कितनी 543 है। अच्छा, अब लोकसभा के देखो इलेक्शन का सिंपल फंडा क्या होता है, प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे, राज्यसभा के भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे, लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इट इज माई वन स्टेट एंड दिस स्टेट हैज 6 सीट्स, 1 2 3 4 5 6। Now 2 questions come in your mind. Okay, sir, if we talk about the entire India of our entire Indian state, तो हमने बोला कि यहाँ पे टोटल सीट्स हमें पता है कितनी होनी है, 543 होनी है। 543 में से भैया यूनियन टेरिटरीज को मैं फिलहाल अलग कर रहा हूं, ठीक है, तो 543 में से मैंने कर दी 523 सीट्स हैं। सो सर हाउ वी विल डिफाइन कि दिस पर्टिकुलर स्टेट विल गेट दिस नंबर ऑफ सीट्स, दिस इज द क्वेश्चन। So seats are always distributed on the basis of proportion of population. Proportion of population, जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसको उतनी सीट्स दी जाती हैं। तो मैंने अगर पूरे अपने सेंसस के हिसाब से देखा, अब डिटेल में जाओगे, डिलिमिटेशन एक्ट्स कब से होल्ड है क्या है वो सीडीएस के लिए पढ़ना, अभी बस लॉजिक समझ लो। तो भैया होता क्या है बेसिकली कि 523 सीट्स, मैंने सेंसस उठाया पीछा, मैंने अब सारी स्टेट्स की पॉपुलेशन देखी, उस पॉपुलेशन से मैंने डिवाइड कर दिया 523 सीट्स को, भैया किस स्टेट पे कितनी जानी चाहिए, पहला फंडा क्लियर। दूसरा आता है कि सर जब आपको पता लग गया कि इस पर्टिकुलर स्टेट में 6 सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं, तो आप फिर कैसे इनको किस किस एरिया में बांटोगे, किस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बांटोगे, कैसे बांटोगे, नहीं, ये बनती है आपकी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज एंड दे टू ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। भैया इस फिर स्टेट की पॉपुलेशन देखेंगे, फिर उस स्टेट में बांट देंगे, तो ऐसे हमारी सीट्स बढ़ जाती हैं। और फिर इनसे एक आपके मेंबर्स खड़े होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट आल्सो, यू गिव देम वोट एंड दे बिकम द एमपी एंड दे रिप्रेजेंट यू इन द पार्लियामेंट्री हाउस एंड दे मेक लॉज फॉर योर बेटरमेंट। डू दे रियली मेक लॉज फॉर योर बेटरमेंट, दैट सिंपली डिपेंड्स, ठीक है। चलो, तो ये आपके इलेक्ट कौन होते हैं, ये वो बंदे होते हैं जिनको आप इलेक्ट करके भेज रहे हो। तो भैया लोकसभा में याद रखेंगे फटाफट से चीजें, 543 मेरी करंट स्ट्रेंथ है, ठीक है। द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा वो इंक्रीज हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेंबर ऑफ लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं पीपल से फ्रॉम द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज। व्हाट आर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द स्टेट। फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा यू मस्ट बी नॉट लेस देन 25 years of age. लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. हु डिसॉल्व इट, प्रेसिडेंट, व्हेन इट इज नॉट एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years. हमने कहा ओके। अब बात करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होता है, आर्टिकल 93। स्पीकर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड है लोकसभा का। फॉर एग्जांपल हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है भैया मेरा कौन, पीएम। उसके बाद जब लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें आप एक बंदे को देखते होगे, जैसे ओम बिरला को देखते थे, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, वो कौन होता है, स्पीकर होता है। स्पीकर का काम क्या होता है कि भैया ही हेड्स एवरी मीटिंग, ठीक है, वो प्रीसाइडिंग मेंबर होता है, उसी की नजर में सारे के सारे काम होते हैं, ही इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। स्पीकर को बनता कैसे है, ही इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे उनसे इलेक्शन करवाया जाता है, जो बंदे होंगे कि आप किसको चाहते हो अपना स्पीकर, वो बन जाता है। और वो कभी भी वोट नहीं डालेगा पहले इंस्टेंस पे, न डाल रहा था मेरा कौन, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, न डालेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। कोई भी वोट नहीं डालेगा दोनों में से, हाँ सर नहीं डालेगा, तो सर फिर क्या होगा जुगाड़, तो वोट ये नहीं डालेंगे कब, फर्स्ट इंस्टेंस पे, लेकिन अगर डेडलॉक हो गया तो वोट डालेंगे। अच्छा,
अब दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, एक और चीज आपको, अगर गलती से ज्वाइंट सेटिंग करवानी पड़ी, ज्वाइंट सेटिंग हुई, ज्वाइंट सेटिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बैठते हैं इन केस ऑफ अ डेडलॉक, तो इस मीटिंग का हेड कौन होगा? तो आप बोलोगे सर वो अपने राज्यसभा में प्रिसाइड करता था मीटिंग, ये अपने लोकसभा में करता है, तो दोनों हेड होंगे? नहीं। सो स्पीकर जो है इसको प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज लोकसभा को हम ज्यादा पावरफुल मानते हैं टू टू प्रिसाइड ओवर दिस मीटिंग। और लोकसभा की स्ट्रेंथ भी ज्यादा 543, राज्यसभा की 545, 245, ठीक है। तो भैया 245 और इसकी 543, तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, तो हमेशा लोकसभा ही जीतती है, जो लोकसभा चाहती है वो होता है यूजुअली इन अ जॉइंट सेटिंग। तो ही प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सेटिंग, ही सर्टिफाइज द बिल। कोई भी बिल होगा हमेशा कहाँ आएगा? हमेशा कहाँ आएगा? लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा, एंड दैट टू अंदर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं। तो वो बिल जब आएगा तो वो सर्टिफाइज करेगा उसको जो आपका स्पीकर है कि भाई इट इज अ मनी बिल। मेन चीज याद रखो। पावर एंड फंक्शन क्या है लोकसभा के? मनी बिल सिर्फ आपके लोकसभा में जनरेट हो सकता है, आर्टिकल नंबर 110। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूवल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। कि भैया जैसे आपकी लोकसभा रिमूव होती है वैसे आपकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाती है, कई बार उससे लोकसभा करती है। कोई भी बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग इन राज्यसभा पास्ड बाय द लोकसभा ऑल्सो लैप्सेस अनलेस प्रेसिडेंट कॉल्स अ जॉइंट सिटिंग। कोई भी ऐसा बिल है जो राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा ने पास करा और लोकसभा में क्या हुआ, लैप्स हो गया, तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। कोई भी ऐसा बिल है पेंडिंग है राज्यसभा में, नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, डजंट लैप्स, ठीक है, वो लैप्स नहीं होगा। फिर आती है बात पार्लियामेंट्री कमिटीज की। देयर आर सर्टेन पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब पार्लियामेंट है, एंड यू नो हाउ एजुकेटेड आर एमएलएज एंड एमपीज आर। पार्लियामेंट की बात करें तो हाउ एजुकेटेड आर एमपीज आर, दे आर वेरी एजुकेटेड, ठीक है, वी हैव नेवर सीन एजुकेटेड पीपल लाइक them. So they can handle each and everything very frequently. They have knowledge of finance, accounts, and everything. They know everything, right? They are well educated. So as they have knowledge of economics, finance, and everything, they can work as they want. They can finish their works by their own. But usually it doesn't happen. You need, firstly, you know how educated they are. Secondly, even if they are, you need specific people, specialized people who has great knowledge of economics, great knowledge of accounts, great knowledge of geography of your country, great knowledge of all the issues going in your country. सो जितने भी काम आपके होंगे पार्लियामेंट के अंदर, जो मेजर काम होते हैं आपके भैया, क्या, कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आना, कोई भी आपका बजट आना, ठीक है, किसी भी बजट पे देखना, पब्लिक अंडरटेकिंग्स देखना, पीएसयूज का देखना, किसी भी इंडस्ट्रीज का देखना, ये सारा बहुत सारा काम हो जाता है। तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड पीपल आते हैं, मेजोरिटी आपके आईआरएस और ये सारे फाइनेंस ऑफिसर्स वगैरह उसमें रहते हैं। तो ऐसी कमिटीज बनाता है पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जो है काम करके देता है। और वो काम किसके अंडर करेगी पूरी कमिटी? उसे हाउस ही बनाएगा कमिटी को, अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय द हाउस, ठीक है। और वो अंडर द स्पीकर काम करेंगी, आपकी सारी की सारी कमिटीज है। इंपोर्टेंट कमिटीज दो तीन यहाँ बता रहा हूँ, याद रखना। एक होती है आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अकाउंट्स यहाँ वर्ड आ गया तो समझ जाओ क्या होती है। ये एनालाइज करती है कैग की रिपोर्ट को। कैग कौन है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो पूरे खर्चे, पूरी कमाई एक साल की बताएगा और इसको ये क्रॉस चेक करेगी कि सही बताया कि नहीं बताया। दूसरी होती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी क्या करेगी? ये बजट के एस्टिमेट को एग्जामिन करती है आपकी। अच्छा, फिर होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एग्जामिन अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सारी कमिटीज होती है आपकी। हमने कहा ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब जरा आइए आगे, अब बात करेंगे जुडिशरी की। जुडिशरी में आपको बताया कि डज इंडिया हैव अ सेपरेट जुडिशरी सिस्टम, कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आपस में किसी को कोई मतलब ही नहीं है। नो, वी हैव अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है, कि सारे कोर्ट्स हमारे जुड़े हुए हैं और सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट हमारा है। तो भैया ठीक है, स्टेबलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट उसके नीचे, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है पार्ट रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट वो पार्ट 5 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 214 से 231 इन पार्ट 6 ऑलरेडी बता दिया मैंने। पार्ट 5 में चाहे पार्लियामेंट हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों आ जाएंगे। और पार्ट 6 में भैया आपके आ जाएंगे, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे आपके हाई कोर्ट्स हो। वाइल आर्टिकल 233 से 237 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हमने कहा ठीक है, चलिए जरा आगे आते हैं। अब आइए, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना आपको, तो आपको सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया तो सब में होता है, जो याद रखना। उसके बाद ही हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स या एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। 5 ईयर्स जज और 10 ईयर्स एडवोकेट रहना चाहिए बंदा, तो वो आपके सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और इसके अलावा एक और चीज होती है, और ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की आंख का तारा होगा तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया,
और और दूसरी चीज होती है, या तो 5 साल वो हाईकोर्ट का जज रहा हो या 10 साल उसने एडवोकेसी करी हो किसी भी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट कैसे बनता है? ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years। कि कोई भी जुडिशियल ऑफिस है, मजिस्ट्रेट रहा हो, कुछ भी रहा हो, उस तरीके से जो भी आपकी जुडिशियल ऑफिस रहती हैं, 10 साल तक रहा है तो वो हाईकोर्ट का जज बन सकता है। अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को? चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द अदर जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दोनों ही भैया आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाएगा? गवर्नर। याद रखना बस। कब सुप्रीम कोर्ट कब तक रहता है? अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, वो जज रहेगा ही रहेगा। होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। बात खत्म। नाउ सी, अब आ जाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पे। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव ना बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है आपकी। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो स्टेट एग्जीक्यूटिव अगर आपने सेंट्रल पढ़ ली, उसी के गाइडलाइंस पे आपको स्टेट समझ आ जानी है। बस स्टेट में चीजें याद रखना। मैंने आपसे बोला कि भैया जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, एक सेकंड, मैंने आपसे बोला इफ वी व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में मैंने आपसे बोला कि वी हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल। नाउ व्हाट डज बाइकैमरल मींस? इट हैज बोथ द हाउसेस, लोअर हाउस, अपर हाउस। राज्यसभा इज अपर हाउस, दिस इज लोअर हाउस। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, यूएस वगैरह में इसको हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, और ये है आपका अपर हाउस। तो जब आपके पास दोनों चीजें होती हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, वो होता है बाइकैमरल। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की, तो इज इट यूनिकैमरल और बाइकैमरल सर? तो आपको याद रखना है कि ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया, ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। उसके अलावा भैया बाकी की जो बची आपकी कितनी स्टेट्स बची? 22 स्टेट्स, दे हैव अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। नाउ सिंपल थिंग इज, सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिकैमरल लेजिस्लेचर? मैंने बोला कि यूनिकैमरल मींस दे हैव द लोअर हाउस ओनली, which is known as Vidhan Sabha, which is known as Vidhan Sabha। ओके, और भैया बात समझ में आई। अब इसके बाद या हमें इसको बोल देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस कि भैया इट हैज बोथ द लोअर हाउस प्लस अपर हाउस। सो इट विल हैव विधान सभा, it will have Vidhan Sabha. In addition to Vidhan Sabha, it will also have Vidhan Parishad. Always remember Vidhan Sabha is also known by the name of State Legislative Assembly. तो इसमें State Legislative Assembly तो है ही, विधान परिषद is also known by the name of State Legislative Council. State Legislative Council. तो इस तरीके से होता है कि हमारे भैया बस इतना डिफरेंस आ जाता है कि सिर्फ 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है हमारी 22 स्टेट्स में। अच्छा, हमने कहा ठीक है, कौन से पार्ट में आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव? भैया ऑब्वियस सी बात है 6वें में आएगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होगा? क्या आपने कभी वाइस प्रेसिडेंट सुना है स्टेट का? सुना है? नहीं सुना? तो इसमें 4 मेंबर आएंगे बस। कौन कौन? गवर्नर। गवर्नर किसके पैरेलल है? प्रेसिडेंट वाला काम जो प्रेसिडेंट सेंटर के लिए करता है, यहाँ गवर्नर करेगा। ठीक है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर ये किसके पैरेलल रहेगा? पीएम के। सीओएम जिसको आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते हो, पैरेलल टू सीओएम। फिर वहां क्या था? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट था, यहाँ एडवोकेट जनरल है, सिंपल। तो ये क्या है भैया? ये किसकी जगह? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 76 जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, उसकी जगह। तो यहाँ पे 4 मेंबर रहेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव में, वहां 5 थे। गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑफिस ऑफ गवर्नर इन आर्टिकल 153। गवर्नर को कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, याद रखना। गवर्नर जो है सबसे सबसे बेकार, सब बेकार नहीं कहूंगा, मतलब सॉरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा मैं किसी उसकी, मैं बता रहा हूँ कि सबसे जो लुल्ल पोस्ट है ना वो यही है। ना कोई क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट जब चाहेगा जब हिला सकता है, जब चाहेगा जब हिला सकता है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो गवर्नर जो है वो क्या करता है? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, और बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, सब कुछ उसके अपॉइंटमेंट वगैरह का इन्हीं के पास रहता है। गवर्नमेंट के पास, गवर्नर के पास टाइम कितना है? 5 years है। ऑल द एग्जीक्यूटिव, बस याद रखना 6 years किसका है? राज्यसभा का है। बाकी 5-5 ही पढ़ा रहा हूँ सब, बाकी 5-5 ही पढ़ा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स है? नहीं फिक्स है, बस इतना याद रखना। दूसरी चीज
भैया 5 साल पढ़ा रहा हूँ, 6 साल मैंने किसका पढ़ा है, राज्यसभा का। उसमें भी क्या होगा, एवरी सेकंड ईयर वहां पे सफल होते रहेंगे, आपके मेंबर रिटायर होते रहेंगे। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नर लेगा। गवर्नर हैज द पावर टू नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ एंगल, ये अब हट गया है। ही नॉमिनेट 1/6 मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अभी भी है। 1/6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 स्टेट्स में है बस वहां पे अपॉइंट करेगा, राज्यसभा की तरह जहां 12 मेंबर हो रहे थे। ही कॉज टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, द एनुअल बजट लेकर के आएगा। ये अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल और स्टेट के जजेस को और सबऑर्डिनेट जजेस को, ये बता दिया। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है स्टेट का। गवर्नमेंट अपॉइंट कौन करेगा चीफ मिनिस्टर को, भैया गवर्नर अपॉइंट करेगा आपका, ठीक है। एवरी स्टेट, हर स्टेट में एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, आर्टिकल 163 आपका कहता है, जैसे ऊपर 74 कह रहा था। चीफ मिनिस्टर एलोकेट करेगा और रीशफल करेगा पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर, मैंने बता दिया था कि ये काम जैसे पीएम करता था वहां, यहाँ सीएम करेगा। एडवाइस करेगा गवर्नर को विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस ऑफ द स्टेट असेंबली, के कब समन करने हैं, कब प्रोरोग करने हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, 168 से 212 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओनली 7 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर ऐड हुआ है, जो मैं 6 बता रहा था आपको। तो आपकी आंध्र प्रदेश हो गया, ये नाम याद रख लेना प्लीज। बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना आर हैविंग बाइकैमरल सिस्टम। उसके अलावा भैया क्या था सिस्टम, उसके अलावा आपका यूनिकैमरल है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल और एबोलिश। याद रखना, अगर किसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल लानी है तो क्या वो स्टेट की अथॉरिटी है, नहीं, इट इज ऑलवेज द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इतना याद रखना। अब बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जिसको आप विधानसभा बोलते हो, लोअर हाउस है, ऑलरेडी बता चुका हूं। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स, इतने मेंबर्स होने चाहिए। हाउएवर इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा, द मिनिमम नंबर इज फिक्स्ड एट 30, क्योंकि छोटी छोटी स्टेट है। एंड इन केस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड इट इज 40 एंड 46 रेस्पेक्टिवली। पर्सन मस्ट नॉट बी 25 ईयर्स ऑफ एज, बता दिया मैंने, क्यों ऊपर भी 25 था, यहाँ भी 25 है। लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेट लॉ कंटेंट इन द स्टेट लिस्ट एज वेल एज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट की चीजों पर और कंकरेंट लिस्ट पे मिलकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लॉ बनाएंगी। जो मेंबर हैं डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे उन्हें फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, हमने कहा ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का सिस्टम क्या है, इट इज नोन एज द अपर हाउस लाइक द राज्यसभा। इट इज ऑल्सो परमानेंट हाउस एज गिवन इन 169, हमने कहा ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता इसलिए परमानेंट हाउस है। नंबर ऑफ मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली, सीएपीएफ में पूछा गया था एक बार, याद रखना। हमने कहा ठीक है, 1/3 को एक्सीड यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 40 मेंबर्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जो टेनर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ऊपर की तरह 6 ईयर्स होगा, जिसमें 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर रिटायर करते रहेंगे, ऊपर की तरह ही। 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, यहाँ पर 1/3 जो मेंबर है वो लोकल बॉडीज इलेक्ट करेंगी आपकी। 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली करेंगी। 1/12 by the university graduates, 1/12 by the electoral consisting of secondary school teachers and 1/6 by are nominated by the governor। ऊपर की तरह नहीं है कि सिर्फ एमएलएस कर देंगे। काउंसिल इलेक्ट्स अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम अमंग इन मेंबर्स। अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो ये अपने ही मेंबर्स में से चेयरमैन वगैरह इलेक्ट कर लेंगी। उसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन होल्ड ऑर्डिनरी बिल फॉर मैक्सिमम 3 months आफ्टर द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं जी पंचायती राज पर बात करेंगे। पंचायती राज इन इंडिया वो इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। ये क्वेश्चन बनता है, पूछता है, प्लीज रिमेंबर इट। बलवंत राय मेहता कमेटी से क्या आया, इसने क्या दिया, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम दिया, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव, ठीक है, और इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फर्स्ट अडॉप्टेड कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ऊपर ही बताया था 73 से। इससे नया पार्ट आया, पार्ट 11 एंड शेड्यूल 11 इन द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम। पार्ट 9 में 243 से 243 ओ तक आर्टिकल है, तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। रिलेटेड टू द पंचायत इज आर्टिकल 243 एंड शेड्यूल 11 पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत। हमने कहा ठीक है। जो 73वां अमेंडमेंट एक्ट था, प्रोवाइड्स 1/3 रिजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। 1/3 सीट हमेशा वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। जो भी इलेक्शन होंगे पंचायत में सेल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कराएगा उन्हें, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी, ठीक है। चलो, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत बिफोर इट्स टर्म, फ्रेश इलेक्शन जो है कंप्लीट कराने पड़ेंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months एंड द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। भैया जैसे ही अगर डिसॉल्व हो गई गलती से पंचायत तो 6 महीने में दोबारा इलेक्शन। फिर आती है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जनरली 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी होती है आपकी, नगर पंचायत, ट्रांजिशनल एरिया फॉर ट्रांजिशनल एरिया, म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज अर्बन एरिया, जैसे नोएडा वगैरह और ये आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गए। म्यूनिसिपैलिटीज हमारे 74th वाले में है, आर्टिकल 243 है, बस इतना याद रखना। और 12th शेड्यूल में भी ऐड हो गई थी हमारे, ठीक। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी।
एक आपकी कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने कहा ठीक है। आर्टिकल 315 से 323 के बारे में यूपीएससी के बारे में जिक्र की गई है इन द 14th, ठीक है, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन और जो भी मेंबर्स होंगे यूपीएससी को उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्लीज रिमेंबर, एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 इयर्स, ठीक है, या तो 6 इयर्स तक या वो 65 के नहीं हो जाते तब भी, हमने कहा ठीक है। अच्छा, अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, अगर इन्हें कभी रिजाइन करना होगा तो कौन रिजाइन, किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे, प्रेसिडेंट को। फंक्शन क्या है यूपीएससी का, एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज अंडर द यूनियन, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जो सीनियर ऑफिसर्स है उन्हें पार्लियामेंट्री कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज, इनके लिए अपॉइंट करेंगे, और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट, कि भाई कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। 3 इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर आती है फाइनेंस कमीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ फाइनेंशियल कमीशन, और फाइनेंशियल कमीशन भी प्रेसिडेंट बनाता है एवरी 5th ईयर, हमने कहा ठीक है, हर 5 साल में एक फाइनेंशियल कमीशन बनाई जाती है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपकी बनाई गई थी 1959 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी, ये फैक्ट याद रखना। इट इज फॉर्म टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल, इसका फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन कैसे हैं, कैसे इंप्रूव करने, ये चीज बताई जाती है, हमने कहा ठीक है। उसके बाद आइए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, आर्टिकल 148, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, कैग की ऑफिस बनाता है। कैग भी 6 साल के लिए रहता है यूपीएससी के मेंबर्स की तरह, या फिर 65 ईयर्स का हो जाए तब तक। फाइनेंस कमीशन का टर्म कितना है वो तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कमीशन बनती है, रिपोर्ट देती है, फिर वो फंक्शनिंग नहीं रहती, फिर वो क्या करती है, 5 साल बाद फिर से प्रेसिडेंट उसको बनाते हैं, इसको फाइनेंस कमीशन को। अच्छा, ये क्या करता है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। ये भैया ऑडिट करेगा कि कितना हमारी तिजोरी, तिजोरी क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा एक साल के बजट में जो आया था निकला, कितना खर्च हुआ, कितना बचा, कितना फायदा, कितना नफा, कितना नुकसान, ये सारी चीजें बात करेगा कैग। चलो, फिर आता है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 से 329। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द परमानेंट इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भैया ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके बाद ये आप इलेक्शन कमीशन, कैग, ठीक है, और आपका एडवोकेट जनरल, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी है, याद रखना, इनका आर्टिकल याद रखना प्लीज। नेशनल सिंबल्स इंडिया के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ऑल्सो कॉल्ड तिरंगा, नेशनल फ्लैग, तिरंगा, ठीक है। हॉरिजेंटल ट्राइकलर विद इक्वली साइज्ड स्ट्रिप्स, देयर कलर्स आर डीप सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन कलर तीनों होते हैं, तो हम सबको पता है। इन द सेंटर ऑफ नेशनल फ्लैग इज अ नेवी ब्लू व्हील विद 24 स्पोक्स नोन एज अशोक चक्र, 24 स्पोक्स होते हैं, याद रखना। इट वाज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकैया एंड वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1997, याद रखना। फिर आता है नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, was adopted as नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950, जो लास्ट डे था हमारे किसका, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग का। देवनागरी स्क्रिप्ट सत्यमेव जयते, अ कोट टेकन फ्रॉम मुंदाकना उपनिषद इज इंस्क्राइब्ड बिलो द अबेस्कस ऑफ लाइन कैपिटल, ये आपको याद रखना है। फिर आता है नेशनल एंथम, जनगण मन वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन एज द नेशनल एंथम ऑन द लास्ट डे ऑफ इट्स मीटिंग, दैट इज 24 जन 1950। हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल ट्री बनान है भैया, बनान ट्री जो आपका बरगद का पेड़ होता है। नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगेस रिवर डॉल्फिन है, नेशनल बर्ड है हमारी इंडियन पिकॉक, और नेशनल रिवर है हमारी द गंगा। तो ये तो ज्योग्राफी का आ गया, चलो ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सो दिस इज बेसिकली मोटा मोटी हमने सारी चीजें डिस्कस करी है, रिवाइज कर लेना। ये पीडीएफ रिवीजन के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इनकेस यू आर नॉट ऑन द टेलीग्राम, तो प्लीज टू रिवाइज इट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। उम्मीद करना अब ज्यादा अर्थक्वेक मत भेजो यार, रिवीजन हो जान दो आराम से। तो बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस।